हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न कौन से हैं? तो ये प्रश्न जीके से रिलेटेड हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं, जो कि एमटीएस के एग्जाम में, पोस्टमैन के एग्जाम में और इससे पहले पीए का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी पूछे गए थे। तो आप लोगों के लिए जो क्लास है वो पोस्टमैन के एग्जाम के लिए और एमटीएस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो जो लोग पोस्टमैन और एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं। पीए के क्लास या पीए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे जीके में 2022 में, उनके लिए भी एक अलग से वीडियो है। ये जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ली गई है, यानी कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 2021 में या 2020 में जो प्रश्न पूछे गए जीके से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे हम लोग। मास्टर वीडियो टॉपिक का नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये जो सीरीज है ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक वीडियो में सभी प्रश्नों का संग्रह करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग इन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन सीरीज को। और सीरीज का जो नाम रहेगा वो रहेगा मास्टर वीडियो। जीके वाली की जो मास्टर वीडियो है या मास्टर क्लास है वो रहेगी, और थोड़े थोड़े प्रश्न डेली डोज के रूप में हम लोग इनको देखेंगे। और सबसे पहले जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ROM का पूरा नाम क्या है? तो बेसिकली आपसे ROM की फुल फॉर्म पूछी गई है। ROM की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं बात करें RAM के बारे में, RAM की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस या एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो प्रश्न यहां से बन रहे हैं, एक ROM की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और एक RAM की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो है WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है? यहां से भी आप लोग इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी का पूरा नाम है। इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी, और इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, कौन से शहर में हुई थी? तो बम्बई शहर, जो आज का मुंबई है, वहां पर हुई थी। और किस जगह पर हुई थी? तो जगह का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो WC बनर्जी हैं वो कलकत्ता के निवासी हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, और उसी दिन इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जो फैक्ट्स में से प्रश्न पूछे गए हैं वो ये थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो फैक्ट्स में से आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 72 प्रतिनिधि उस समय पर उपस्थित थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। व्योमेश चंद्र बनर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं, और उसी समय पर इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में पूछा गया द पोस्ट ऑफिस नाटक किसने लिखा है? तो एक नाटक है द पोस्ट ऑफिस। बहुत से लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा। वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप लोग, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको वहां से आप लोग देख सकते हैं उसको। पूछा गया है कि ये जो नाटक है वो किसने लिखा है? तो नाटक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग इनके बारे में अच्छे खासे जानते होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा द पोस्ट ऑफिस नाटक लिखा गया है, और ये जो नाटक है वो 1912 में लिखा है। तो आप लोग ईयर का भी याद रखोगे, 1912 में ये जो नाटक है वो लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आईटी के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोटाइप। तो इस प्रश्न के लिए जो सही फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। HTTP के पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष निकाला गया था। तो प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन में से दो ही बन रहे हैं। वो पहला ये है कि दांडी मार्च किसके द्वारा निकाला गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। दांडी मार्च को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो दांडी मार्च को लवण सत्याग्रह, लवण का मतलब होता है नमक, लवण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग दांडी में हुआ था इसलिए इसे हम लोग दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। तो दांडी मार्च के जो अलग अलग नाम है इनको भी आप लोग याद रखोगे। पहला है लवण सत्याग्रह, दूसरा है नमक मार्च, तीसरा है दांडी सत्याग्रह, और दांडी मार्च के रूप में तो हम लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं। तो ये इनके सारे जो नाम है वो दांडी मार्च के नाम है। इसे किस ईयर में निकाला गया था, तो इसे 1930 में निकाला गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और ये एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तरीके से पार्ट था। और ये कितने दिन तक चला था दांडी मार्च। दांडी मार्च एक आंदोलन है, एक बेसिकली जो नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा गया था। नमक उस समय नमक से रिलेटेड जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनको महात्मा गांधी जी ने नमक बना करके इस कानून का उल्लंघन किया था। और ये जो आंदोलन है या दांडी मार्च है या लवण सत्याग्रह है या दांडी सत्याग्रह है, ये 26 दिन तक चला है, 26 डेज तक ये चला है। और इसकी जो डेट्स हैं वो है 12 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है और 6 अप्रैल को ये ख़त्म हुआ है। और ईयर की बात करें तो 1930 की ये बातें हैं। तो आप लोग डेट्स को भी याद रखोगे। 12 मार्च को शुरू हुआ है, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, 1930 की बात है, 26 दिन चला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला है। दांडी मार्च को लवण सत्याग्रह, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 में पूछा गया कि किन भारतीय राज्यों को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 5 नदियों की भूमि के नाम से जिस स्टेट को हम लोग जानते हैं वो है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है या सरिस्का अभ्यारण्य है, ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। और अलवर राजस्थान का एक शहर है, वहां पर स्थित है। सरिस्का को 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था सरिस्का को। और 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2 अलग अलग डेट्स हैं। एक तो है 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। दूसरी डेट है 1978 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में सरिस्का को घोषित किया गया था। इसके बाद से ही ये भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका हिस्सा बन गया था। आप लोग इन फैक्ट्स को भी याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की बात करें तो इस पुस्तक को 1934 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में पूछा गया है भारत में राज्यसभा की कितनी सीट हैं। तो भारत में टोटल जो सीट्स हैं वो है 250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 250 सीट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है।
तो 238 सीटों पर चुनाव होता है, यानी कि ये इलेक्टेड होती है, ये सारी सीट्स चुनाव होता है इन पर। उसके बाद में जो 12 सीट्स हैं इन पर मनोनयन होता है, मनोनीत होते हैं, यानी कि इन पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं, इन पर 12 लोगों को अपॉइंट किया जाता है। और प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है या मनोनीत किया जाता है, तो टोटल 12 लोग हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो 238 सीटों पर चुनाव होता है। टोटल सीट्स कितनी है राज्यसभा में, तो टोटल है 250, यानी कि 238 प्लस 12। प्रश्न एक और अच्छा पूछा जाता है कि ये जो 12 सीट्स हैं वो कहाँ से भरी जाती हैं, यानी कि इनके क्षेत्र क्या क्या हैं। तो पहला है कला के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, या जो लोग साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, या जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, या जो लोग समाज सेवा में अच्छा कार्य करते हैं, उन लोगों में से 12 सीट्स राज्यसभा में फिल की जाती हैं। तो जो 4 जो क्षेत्र हैं उनको आप लोग याद रखोगे, प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। पहला है कला, विज्ञान, साहित्य और चौथा है समाज सेवा। तो क्या है इसमें खेल कूद से जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट किया गया था, तो ये किस जगह से आते हैं, या इनके लिए कोई कोटा नहीं है फिर भी इनको राज्यसभा में कैसे अपॉइंट किया गया था। तो खेल को एक कला के रूप में देखा जाता है, तो उस तरीके से या उस तरीके से इनका जो मनोनयन है उस तरीके से किया गया था कि खेल भी एक कला है और कला में 12 लोगों में से अपॉइंट किया जा सकता है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट बात करें एक अच्छे प्रश्न की, तो यहाँ से जो प्रश्न ये पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूं मैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपके लिए प्रश्न है। राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सिंपली जो आपसे प्रश्न अभी पूछा था उसका आंसर अभी दे देते हैं हम लोग। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के लिए पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उनके लिए उनकी सहायता करने के लिए एक उपाध्यक्ष होता है जो कि राज्यसभा के सदन में से जिसका चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, प्रसिद्ध हुसैनी सागर झील कहाँ स्थित है। तो हुसैनी सागर क्या है, हुसैनी सागर एक झील है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की हम लोग बात कर लें तो अदर फैक्ट्स हुसैनी सागर झील से ये है कि तेलंगाना जो कि भारत का एक राज्य है, तेलंगाना, ये तेलंगाना की एक कृत्रिम झील है। तेलंगाना की ये क्या है, एक कृत्रिम झील है, यानी कि ये गॉड गिफ्ट नहीं है, इसे लोगों ने बनाया है। ये कृत्रिम झील है, हैदराबाद में स्थित है। और सबसे अच्छा प्रश्न जो बन सकता है वो ये है, ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वही हुसैनी सागर झील इसका आंसर होगा। ये हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना जो कि भारत का एक स्टेट है, वहाँ की एक कृत्रिम झील है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा गया कि सतमाला हिल्स निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। महाराष्ट्र में अभी कौन सी जगह पर स्थित है, अगर आपसे जगह पूछ लेता है तो उसका आंसर है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र का एक जगह है नासिक। नासिक में सतमाला की हिल्स स्थित है। और ये किस श्रेणी का हिस्सा है, तो सह्याद्री जो कि एक पर्वत श्रेणी है उसका एक हिस्सा है सतमाला हिल्स। तो आप लोग इसका भी याद रखोगे कि नासिक महाराष्ट्र में ये एक स्थित है, वहाँ की ये एक हिल्स है और सह्याद्री का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे,
उनके द्वारा, अरुण जेटली साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये भारत की जो स्टार्टअप राजधानी है वो क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो भारत की जो स्टार्टअप राजधानी है वो है बेंगलोर। भारत की स्टार्टअप की जो राजधानी है वो किसे माना जाता है, वो बेंगलोर को माना जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 में पूछा गया द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बिमल जालान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिमल जालान के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था। तो 2019 का जो साहित्य का अकादमी पुरस्कार है वो यशवंत सिन्हा जी ने उनको प्राप्त किया था, यानी कि उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आपके लिए जो प्रश्न है इससे संबंधित वो ये है और उसका आंसर हम लोग आपको YouTube के कम्युनिटी टैब में देंगे। वो ये है कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का आंसर है यशवंत सिन्हा। आप लोगों को देना है 2020-2021 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो किनको दिए गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 और 21 किनको दिए गए हैं, आपसे ये प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोग सर्च करके भी लिखोगे तो भी आपका थोड़ा सा जीके वो बढ़ेगी। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बाकी हम लोग इसका कम्युनिटी टैब में इसका आंसर आपको दे देंगे। 2020 और 21 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया है। और इसी के साथ साथ में जो पार्ट 1 है उसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। और पार्ट 1 के बाद में इससे संबंधित जो क्लासेस हैं जीके वाली वो रोज़ आपको अलग अलग पार्ट्स में 15, 20, 25 जैसे भी प्रश्न हमें मिलेंगे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका जो जीके का डोज है वो इनकम्प्लीट ना रहे, वहाँ पर भी आप लोग अपने जो सेगमेंट है जीके वाला उसको भी कवर कर सके। तो इसी के साथ इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।